हेलो बच्चों, विश्वास एग्री क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कोशिका संरचना और कार्य, मतलब कि जनरल इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी। अब आज हम बात करेंगे कोशिका की संरचना को और थोड़ा एक्सटेंड करके उसके बारे में और विस्तार से जानकारी लेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कोशिका संरचना में उसका सामान्य परिचय, यानी कि हमने बात की थी कोशिका के लिए सबसे पहले अपन ने देखा था इसका इतिहास। सबसे पहले बात की थी इतिहास की। फिर अपन ने देखा था कोशिका सिद्धांत की बात की थी। कोशिका सिद्धांत में क्या देखा था कि भाई स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर जो होता है वो कोशिका से बना होता है। इसके अलावा रुडोल्फ विर्चोव बाद में साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण किया और बताया कि नई कोशिकाएं जो है वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होता है तो बनती है। और कोशिका सिद्धांत के अपवाद देखे थे। फिर देखा था कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, और इसके अलावा अपन ने देखा था कोशिका सिद्धांत के अलावा प्रकार इसके, जिसमें दो प्रकार थे। दो प्रकार कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये सामान्य परिचय अपन ने इस क्लास के अंदर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आज हम बात करेंगे इसके पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में क्या देखना है तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका में कौन कौन से संगठन या कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो कोशिका में सबसे बाहर देखो, कोशिका जो अभी बात कर रहा हूं मैं कोशिका की, ये कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका। तो एक यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर की तरफ एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर की तरफ जो संरचना मिलेगी, सबसे बाहर की तरफ जो संरचना होगी वो संरचना कौन सी? सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर अगर देखें तो आएगी कोशिका झिल्ली। इसके अंदर मिलेगा अपने को कोशिका झिल्ली। ये अंदर की तरफ जो संरचना मिलेगी वो कौन सी होगी? कोशिका झिल्ली। तो ये अंदर मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कहो या प्लाज्मा झिल्ली कहो, एक ही बात है। कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। और इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली के अलावा अपने को जो संरचना मिलेगी वो होगी केंद्रक। केंद्रक है मतलब यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक है मतलब क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये इसके अंदर मिलेगा मुझे लास्ट संरचना, मेन संरचना होती है जो कोशिका की, क्या? केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो ये केंद्रक यानी कि जो न्यूक्लियस है, ये मेरी एक यूकैरियोटिक संरचना है। हमारी यूकैरियोटिक संरचना के अंदर सबसे बाहर की तरफ जो एक आवरण मिलता है, कोशिका भित्ति। हाँ, इतनी बात आपको पता होगी, पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। ये कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण होता है एक कोशिका के अंदर। इस कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ मिलती है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर एक कोशिका का नियंत्रण केंद्र, रेगुलेटिंग सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस यानी कि केंद्र कहते हैं। अब एक अलग से बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि अगर मैं इस पादप कोशिका में, एक दो टर्म याद रखनी है और ये बात आप याद रखेंगे, इसके अंदर जो पूरा पदार्थ भरा पड़ा है, इस पदार्थ को मैं क्या बोलता हूं? कोशिका द्रव्य। इस पूरे पदार्थ को मैं क्या बोलता हूं? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर जो भरा पदार्थ है ये है कोशिका द्रव्य। अब सुनो क्या बात याद रखनी है आपको। अब देखो, एक तो आपको नया टर्म क्या याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, यानी कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, और एक याद रखना है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट।
जीव द्रव्य में क्या फर्क होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। ये जीव द्रव्य मतलब कि प्रोटोप्लाज्म। देखिए, अगर हमने क्या देखा था लास्ट ईयर स्लाइड में, देखिए ये न्यूक्लियस है और ये कोशिका द्रव्य है। अगर कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए, तो हम बोलते हैं उसे जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का मतलब क्या होगा? जीव द्रव्य का मतलब होगा कोशिका द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। ये दोनों संरचनाएं क्या कहलाएगी? ये दोनों संरचनाएं कहलाएगी जीव द्रव्य। अब प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो ये प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट में यदि मैं एक पादप कोशिका है, उस पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा दूं, कैसे? ये जो पादप कोशिका है यानी यूकेरियोटिक कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति है, अगर मैं इसमें से इस कोशिका भित्ति को हटा दूं तो शेष भाग क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। तो प्रोटोप्लास्ट मतलब पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। ठीक है भाई, ये संरचना अपने पास में कहलाएगी। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होगा? इधर देखो, पादप कोशिका से कोशिका भित्ति, पादप कोशिका से कोशिका भित्ति हटा देने पर वो संरचना क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट। तो ये चीज आपको पूरी याद रखनी है। इस संरचना को अपन क्या बोलेंगे? ये वाला कॉन्सेप्ट। अब अपन बात करेंगे कोशिका की जितने भी अपन ने संरचनाएं पढ़ी है उन सब के बारे में। सबसे बाहर क्या मिल रही है? कोशिका भित्ति। तो पहली संरचना जो देखेंगे वो क्या होगी? कोशिका भित्ति के बारे में। तो अब बात करेंगे अपन कोशिका भित्ति की। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, या मैं बात करूं मेन टॉपिक जो है वो क्या है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। देखो, हमने देखा था कोशिका भित्ति जो होता है वो प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में भी होती है और यूकैरियोटिक यानी कि हम लोग के अंदर नहीं बात करें तो बाकी सारे जो प्लांट्स वगैरह है या इसके अलावा जैसे कि शैवाल है, कवक है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति के अंदर मैं बात करूंगा किसकी? प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति। ठीक है, ये पहली कोशिका भित्ति है। अब प्रोकैरियोटिक में अपन ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि भाई प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से जीव आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में देखा था कि एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, इसके अलावा क्या देखा था? साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। याद रखनी, माइकोप्लाज्मा में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा, हाँ जी, पादप जगत का जोकर। क्यों? क्योंकि कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले जो देखेंगे वो होगी अपने पास में किसकी कोशिका भित्ति? आर की जीवाणु की कोशिका भित्ति। जो आर की बैक्टीरिया है, आर की जीवाणु यानी कि आर की बैक्टीरिया जो है, इनकी कोशिका भित्ति की बात करेंगे कि कोशिका भित्ति।
आर की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। अच्छा, आर की बैक्टीरिया होते क्या है, तो यह बात पता होनी चाहिए। आर की बैक्टीरिया ऐसे जीवाणु होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पर, मतलब कि ऐसी कंडीशन में या ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जहां की टेम्परेचर, जहां का लवणता बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि हाईली एसिडिक पीएच पर, अत्यधिक अम्लीय पीएच पर ये रहते हैं, अत्यधिक लवणता वाली मृदा में ये रहते हैं, और अत्यधिक तापमान जहां पर बहुत ज्यादा गर्म जल के झरने वगैरह 100 डिग्री टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। इतने अधिक तापमान पर ये रहते हैं, इतनी अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में ये रहते हैं, इतने अधिक अम्लीय पीएच में ये रहते हैं, तो इन्हें कुछ ना कुछ अनुकूलन दर्शाना पड़ेगा। तो वो अनुकूलन दर्शाने के लिए, इन सभी परिस्थितियों में रहने के लिए, इन सभी में अनुकूलन दर्शाने के लिए इनके पास में कुछ ना कुछ तो संरचनाएं ऐसी होनी चाहिए जो इन्हें ऐसी कंडीशन में, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी क्या कर सके, सर्वाइव करवा सके। और वो जो अनुकूलन होगा, वो अनुकूलन किस में होगा, इनकी कोशिका भित्ति में होगा। अच्छा, वो अनुकूलन क्या होगा, आइए देखते हैं। वो अनुकूलन की अगर मैं बात करूं तो आर की जीवाणु की कोशिका भित्ति में, किसमें, आर की जीवाणु की, आर की जीवाणु की कोशिका भित्ति में, कोशिका भित्ति में क्या पाया जाएगा, तो आर की जीवाणु की कोशिका भित्ति में पॉलीसेकेराइड पाया जाता है और ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स, ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है भाई, तो पॉलीसेकेराइड याद रखना जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड क्या मिलता है और, तो ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होता है, और ये उपस्थित होता है ना, यही इनको इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में क्या करता है, सर्वाइव करवाता है। अच्छा, इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन है या पॉलीसेकेराइड है, इनके पास में क्या नहीं मिलता है, इनके पास में एक तरीके से पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलता है। तो यहां पर मैं एक अलग से बात क्या लिख रहा हूं, इनके पास में पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट, पेप्टिडोग्लाइकेन इनके पास में जो है वो एब्सेंट होता है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन इनके पास में नहीं पाया जाएगा। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है, अभी आगे हम बात करेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकेन को बोलते हैं अपन म्यूरिन, तो इनके पास में तो पेप्टिडोग्लाइकेन है नहीं, तो इन्हें अपन बोलेंगे स्यूडोम्यूरिन। क्या बोलते हैं, स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है आभासी, जो चीज किसी के पास में नहीं पाई जाती है वो, ठीक है, तो इन्हें बोल देंगे स्यूडोम्यूरिन, इन्हें बोलेंगे स्यूडोम्यूरिन, ये स्यूडोम्यूरिन होंगे। तो क्या याद रखना है, आर की जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, इसलिए अपन इसको स्यूडोम्यूरिन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट डी क्या याद रखना है आपको। अब दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फिर आपको याद रखना है दूसरे के अंदर जीवाणु की कोशिका भित्ति, किसकी कोशिका भित्ति, जीवाणु, और जीवाणु में कौन से जीवाणु, तो जीवाणु में याद रखने हैं आपको यू बैक्टीरिया, किसकी बात कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया, हाँ जी, वास्तविक बैक्टीरिया, जो एक्चुअल में बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सारे, वो तो कौन से थे, एक्सट्रीम। आर की बैक्टीरिया यानी कि पुराने बैक्टीरिया होते हैं भाई, बहुत पुराने, ये जो जीवाणु होते हैं इनसे भी पुराने होते हैं, मेथेनोजेंस होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, वो सारे। इसके अलावा ये रूमेन्स वगैरह जो होते हैं ना, ये केटल्स, चारण वगैरह होते हैं, इनके रूमेन यानी कि इनके आमाशय में पाए जाते हैं। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, एक अलग से वर्ड था जिसका नाम था पेप्टिडोग्लाइकेन। इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन या जिसे अपन बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड, वो पाया जाता है। तो इनकी कोशिका भित्ति में, इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन,
पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि म्यूकोपेप्टाइड, इसे क्या बोलते हैं, और म्यूकोपेप्टाइड पाया उपस्थित, ये इसमें उपस्थित होता है। और पिछली स्लाइड याद करो, म्यूकोपेप्टाइड यानी कि म्यूरिन, तो इसे और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं म्यूरिन। ठीक है भाई, इसे बोलेंगे म्यूरिन। तो ये तो हमने बात कर ली प्रोकैरियोटिक जीवाणु में आर की बैक्टीरिया की बात कर ली, और क्या बात कर ली, बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया की बात कर ली। इसी में आएंगे भाई साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वो सारे जीवाणु के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एक अलग से संरचना की बात करनी है, जिसे बोलते हैं सेल एनवलप यानी कि कोशिका आवरण। ये सेल एनवलप या कोशिका आवरण क्या होता है, तो देखो सेल एनवलप एक त्रिस्तरीय संरचना होती है, यानी कि इसके अंदर एक 3 परतें पाई जाएगी, और वो 3 परतें पाई जाएगी। 3 परतें कौन सी होगी, सबसे बाहर हमने अभी तक तो क्या देखा है कि कोशिका में सबसे बाहर की तरफ जो स्तर पाया जाएगा, परत पाई जाएगी, वो कौन सी होगी, कोशिका भित्ति। लेकिन यहां पर अपन एक अलग ही बात देखेंगे कि कोशिका भित्ति से बाहर भी जीवाणुओं में एक स्तर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है संरचना, अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सेल एनवलप है यानी कि कोशिका आवरण है, सेल एनवेलप यानी कि कोशिका आवरण, ये जो कोशिका आवरण है ना, ये केवल किस में पाया जाएगा, केवल जीवाणु में पाया जाता है, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है भाई, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। तो कोशिका आवरण, और ये केवल किस में पाया जाएगा, ये केवल पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यह केवल जीवाणु यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके भाई, अब बात करेंगे इसकी संरचना की। तो आइए, क्या ध्यान रखना संरचना में, सबसे बाहर क्या पाया जाएगा इसमें, ये एक संरचना सबसे बाहर की तरफ क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। बताया था अभी मैंने, इसमें सबसे बाहर क्या मिलेगी, ग्लाइकोकैलिक्स। ये रही ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, ये ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर। इस ग्लाइकोकैलिक्स के भीतर की तरफ एक और संरचना पाई जाएगी। इस संरचना को मैं क्या बोलूंगा, तो इस संरचना को मैं बोलूंगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ये रही कोशिका भित्ति यहां पर, सेल वॉल, और इसमें सबसे भीतर की तरफ ये सबसे भीतर की तरफ जो संरचना है, इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली। ये कौन सी संरचना है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये 3 संरचना अपने को याद रखनी है। तो कोशिका आवरण क्या है, जो केवल किस में पाया जाएगा, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि केवल जीवाणु में पाया जाता है। इसमें सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली संरचना ग्लाइकोकैलिक्स, इसके भीतर की तरफ पाई जाने वाली कोशिका भित्ति, और सबसे अंदर की तरफ पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो कितने स्तर हैं, ये 3 स्तर है, मतलब कि यह एक क्या है, त्रिस्तरीय संरचना है। तो कोशिका आवरण, कोशिका आवरण एक त्रिस्तरीय संरचना है। क्या है, एक त्रिस्तरीय संरचना है। त्रिस्तरीय संरचना है, 3 संरचनाएं होंगी। कौन कौन सी, यही बाह्य ग्लाइकोकैलिक्स, मध्य कोशिका भित्ति,
और भीतरी यानी कि आंतरिक कोशिका झिल्ली। कितनी संरचना है? 3। ग्लाइकोगैलिक्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ग्लाइकोगैलिक्स की। ग्लाइकोगैलिक्स। आइए, ग्लाइकोगैलिक्स में क्या याद रखना है? सबसे बाहरी परत होगी, पहली बात। और ये 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होगी। एक कैप्सूल, एक स्लाइम लेयर। एक तो कैप्सूल ही होगा, एक स्लाइम लेयर का मतलब होता है औपंग परत। क्या मतलब भाई? यह जीवाणु की सबसे बाह्य परत होती है, सबसे बाह्य परत होती है। सबसे बाहरी परत होती है। तो सबसे बाहरी परत और 2 प्रकार की होगी। प्रकार की अगर मैं बात करूं तो कितने प्रकार की होगी? ग्लाइकोगैलिक्स 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन से? पहला कैप्सूल, पहला कैप्सूल और दूसरा स्लाइम लेयर। दूसरा स्लाइम लेयर मतलब औपंग परत। परत बोलो चाहे परत बोलो, एक ही बात है। अब फर्क क्या दोनों में सर? ये कैप्सूल, ये औपंग परत है तो दोनों ग्लाइकोगैलिक्स की भाग ही। तो देखो फर्क का मतलब समझो, क्या है दोनों में फर्क? इधर देखो, ये सबसे बाहर ग्लाइकोगैलिक्स है। अगर ये ग्लाइकोगैलिक्स एकदम दृढ़ता से कॉम्पैक्ट पदार्थों से बनी हो, मतलब कि संघनित पदार्थों से बनी हो। अगर ये ग्लाइकोगैलिक्स किससे बनी हो? संघनित पदार्थों से, मतलब कि कॉम्पैक्ट पदार्थों से बनी हो और इससे कोशिका भित्ति से दृढ़ता के साथ जुड़ी हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कैप्सूल। और अगर ये ढीले रूप से जुड़ी है, लूजली अरेंज्ड है, तो उसे बोलेंगे स्लाइम लेयर। ठीक है भाई। तो क्या याद रखना है? यदि ग्लाइकोगैलिक्स कॉम्पैक्ट मतलब कि संघनित, कॉम्पैक्ट यानी कि संघनित पदार्थों से बनी है, संघनित पदार्थों से बनी होती है। अब ये संघनित पदार्थों से बनी होती है यानी कि ये दृढ़ता से जुड़ी रहेगी कोशिका भित्ति से। तो यह दृढ़ता से यानी कि संघनित रूप से कोशिका भित्ति से जुड़ी होती है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। और 2 आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं? एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु जो होता है उसका याद रखना है, और एक याद रखना है बेसिलस एंथ्रेसिस नाम का जीवाणु होता है। क्या याद रखना है? एग्जाम्पल याद रखना है। एक तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु, और दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है बेसिलस एंथ्रेसिस। अच्छा, क्या याद रखना है?
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का जो कैप्सूल है ना, वो बना होता है किससे? पॉलीसेकेराइड से। किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड से। और बेसिलस एंथ्रेसिस जो होता है, इसका कैप्सूल जो बना होता है वो बना होता है पॉलीपेप्टाइड से। तो ये दो आपको याद रखने हैं। इसका तो बना होता है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, ये इसमें तो होगा पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। ठीक है। और इसका किससे बना होगा? इसका बना होगा पॉलीपेप्टाइड से। ये पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल। ये दोनों आपको याद रखना है। बस दो एग्जांपल लिए, ज्यादा एग्जांपल है नहीं। एक तो किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का किससे बना होता है? जो निमोनिया रोग पैदा करता है ना, निमोनिया डिजीज पैदा करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, एक ही बात है। और ये बेसिलस एंथ्रेसिस यानी कि पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल। अब बात कर रहे हैं स्लाइम लेयर की। ये स्लाइम लेयर क्या होता है? तो स्लाइम लेयर में आपको जो बात याद रखनी है कि यदि ग्लाइकोकैलिक्स कोशिका भित्ति से ढीले रूप से लूजली अरेंज्ड है तो उसे बोलेंगे स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स ढीले रूप से, ग्लाइकोकैलिक्स ढीले रूप से, ढीले रूप से जुड़ा है, इट मीन्स लूजली अरेंज्ड है, लूजली अरेंज्ड है, तो अपन उसे क्या बोलेंगे? अवपंक परत बोलेंगे। बस इतना याद रखना है। ये एक तो कैप्सूल का और एक स्लाइम लेयर का, किसमें? ग्लाइकोकैलिक्स के प्रकारों में। तो ये अभी तक हमने क्या देखा है? सबसे बाहर वाली परत। एक तो कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स। देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी परत होती है और दो प्रकार की होती है, एक कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर। अब बात करेंगे इसकी कोशिका भित्ति की। हाँ जी, कोशिका भित्ति में बता चुका हूं पीछे। इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिड और ग्लाइकेन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिड और ग्लाइकेन से बनी होती है। तो याद रखना है, इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिड और ग्लाइकेन से। तो ये बनी होगी पेप्टिडो ग्लाइकेन। इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है यानी कि म्यूरिन से बनी होती है। ये है नेक्स्ट कोशिका झिल्ली। देखो, वैसे तो हम कोशिका झिल्ली की डिटेल्स में बात करेंगे, आगे विस्तार से बात करेंगे। यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, कोशिका झिल्ली सब में एक ही जैसी बनी होती है, अलग अलग नहीं होती है। कोशिका झिल्ली सब में एक जैसी बनी होती है, सभी में एक प्रकार की होती है। तो यहाँ क्या देखेंगे? इधर देखो, ये जो यहाँ पर इन फोल्डिंग्स है ना, इसके ये इन फोल्डिंग्स यहाँ पर नए पढ़ने हैं। कोशिका झिल्ली देखो ऐसा है, आप देखेंगे कि मेनली जो होता है ये कोशिका झिल्ली वाला पोर्शन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है ना भाई। ये हम अभी आगे देखेंगे क्या होता है इसका सिस्टम। अभी के लिए इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? कोशिका झिल्ली के जो रूपांतरण होते हैं ना, ये जो इन फोल्डिंग्स है वो यहाँ अपन देखने वाले हैं। तो कोशिका झिल्ली के रूपांतरण की बात कर रहा हूं मैं। कोशिका झिल्ली के रूपांतरण, कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। ठीक है भाई। मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल वॉल, यहां इसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन ध्यान में रखने हैं? दो मॉडिफिकेशन ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? एक आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है यहां पर इसमें मीजोसोम और एक होगा क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर और एक होगा मीजोसोम। एक कौन सा होगा? तो मीजोसोम। ये एक मीजोसोम, मीजोसोम। ठीक है भाई। क्या फर्क दोनों में? इधर देखो, हम कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इनके पास में डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स तो मिलेंगे नहीं। डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे नहीं, तो इसमें मीजोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है? तो इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का जो पावर हाउस है यानी कि ऊर्जा कक्ष जो होता है, एनर्जी चेंबर जो होता है, वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसका समवर्ती अंग होगा। कैसे होगा? अभी बात करेंगे।
इसमें क्या याद रखना है आपको कि यह कोशिका झिल्ली क्या, यह कोशिका झिल्ली का, यह कोशिका झिल्ली का इनफोल्डिंग्स है। इनफोल्डिंग्स का मतलब समझे, अंतर्वलन, यानी कि अंदर से जो वलन निकले रहेंगे ना, वो है ये अंतर्वलन है, ये अंतर्वलन। ठीक है भाई, ये अंतर्वलन है, कोशिका का इनफोल्डिंग्स है। और किसके रूप में? तो वेसिकल्स या लेमिली के रूप में पाया जाता है। वेसिकल्स का मतलब होता है पुट्टिकाएं। ठीक है भाई, ये किसके फॉर्म में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा वेसिकल्स की फॉर्म में, वेसिकल यानी कि, और एक क्या बताया? लेमिली, एक लेमिली और एक इसके फॉर्म में लेमिली। कार्य क्या है इसका? मेन काम जो होता है वो क्या है इसका? तो आपको कार्य याद रखना है, डीएनए प्रतिकृतिकरण का और कोशिका विभाजन का, ये इसका मुख्य कार्य है। इसका मेन फंक्शन या मेन जो काम है वो क्या है? डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए प्रतिकृतिकरण और कोशिका विभाजन, ये इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा भी कार्य है। इसके अलावा क्या कार्य है? तो देखो, एक ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, ये कोशिका श्वसन के वाले चैप्टर में अपन देखेंगे। ईटीएस क्या होता है? ईटीएस एनर्जी यानी कि एटीपी बनाता है। ईटीएस का काम क्या होता है? एटीपी बनाना। अच्छा, एटीपी बनाना मतलब क्या? अरे भाई, एनर्जी के लिए चाहिए ना, शरीर की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी। तो ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी ही तो है। तो ईटीएस से संबंधित एंजाइम, किससे संबंधित एंजाइम? ईटीएस से संबंधित एंजाइम, ईटीएस से संबंधित एंजाइम, से संबंधित एंजाइम मीजोसोम की सरफेस यानी कि सतह पर पाए जाते हैं, इसकी सतह पर पाए जाते हैं। और किसकी सतह पर पाए जाते हैं? मीजोसोम की। मीजोसोम की सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि ये एटीपी का निर्माण करेगा। तो ये किसके लिए पाए जाते हैं? इस पर एटीपी निर्माण के लिए, एटीपी निर्माण हेतु। ठीक है भाई, ये एटीपी निर्माण के लिए इस पर ऊपर पाए जाएंगे। यानी कि एक बात याद रखनी है, किसका समवर्ती अंग होता है? तो इस कारण यह माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्तीय होता है, समवर्तीय होता है। ठीक है भाई, यहां तक बस इतना याद रख लेना आप इसके बारे में कि ये जो मीजोसोम है ये कोशिका के इनफोल्डिंग्स होते हैं। और ये कोशिका के इनफोल्डिंग्स में क्या याद रखना है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण का कार्य करते हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण का कार्य के अलावा ईटीएस से संबंधित जो एंजाइम होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से संबंधित जो एंजाइम होती है वो किस पर पाए जाते हैं? इस मीजोसोम की सरफेस पर पाए जाते हैं। इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती अंग है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे शरीर में क्या काम करता है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन करता है? तो मीजोसोम। अब बात कर रहे हैं क्रोमेटोफोर की। होंगे तो ये भी अंतर्वलन ही, होंगे तो ये भी अंतर्वलन ही, ये भी कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन ही होंगे, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन। लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है? तो देखो भाई, बायोलॉजी के अंदर जहां पर भी क्रोमो वर्ड आ जाए ना, जहां कहीं भी देखो बायोलॉजी के अंदर फिक्स टर्म होती है, मतलब कि ल्यूको आ गया सफेद, इरिथ्रो आ गया लाल, साइनिन आ गया नीला, वैसे ही जहां पर भी क्रोमो वर्ड आ गया ना, क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, मतलब कि क्रोमो वर्ड जहां पर भी दिख रहा है उसका मतलब है कि वो कलर में भाग ले रहा है, यानी कि कलर में उसकी हिस्सेदारी है। चाहे तो वो क्रोमोप्लास्टिड हो तो वो प्लांट्स के अंदर कलर प्रोवाइड करवाएगा। यहां पर ये है क्रोमेटोफोर्स, किसमें? प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं ना उनके अंदर की बात कर रहे हैं अपन। तो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन
जिसमें क्या पाया जाएगा, पिगमेंट यानी कि वर्णक पाए जाएंगे, जिसमें पिगमेंट्स मतलब क्या याद रखना है, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, वर्णक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे भाई, वर्णक पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल का खेल, वही हमेशा वाली बात मैं कहता हूं, एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। ये किस किस में पाया जाएगा, तो देखो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना भाई। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, और पादपों से पहले प्रकाश संश्लेषण किसने शुरू किया, साइनोबैक्टीरिया ने। तो साइनो जीवाणु यानी कि नील हरित शैवाल जो होते हैं, वो उसमें क्या होता है, पिगमेंट पाए जाते हैं, मतलब कि उसमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं। और क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर्स के अलावा और किसमें होंगे, ये पर्पल बैक्टीरिया। तो इसमें दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एक तो पर्पल बैक्टीरिया, क्या याद रखना है, एक तो पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल जीवाणु, और एक याद रखना है आपको साइनो जीवाणु यानी कि नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया या साइनो जीवाणु मतलब कि BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी भी अपन इसे कहते हैं। ठीक है भाई, यहां तक की अपन ने बात कर ली किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति की। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति में अपन ने क्या क्या देखा है, प्रोकैरियोटिक में अपन ने पहले तो दो प्रकार की कोशिका भित्ति समझी है। कौन कौन सी दो प्रकार की कोशिका भित्ति, इसमें आर की जीवाणु की कोशिका भित्ति और इसमें यू बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका भित्ति। यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो होती है उसमें क्या मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकिन यानी कि म्यूकोपेप्टाइड यानी कि म्यूरिन मिलता है। आर की जीवाणु में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। आर की जीवाणु में सिंपल यानी कि थोड़ी सी एक तरीके से मैं बात करूं कि एक्सट्रीम कंडीशन को सहन करने के लिए, एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए, एक्सट्रीम कंडीशन में क्या मिलता है, पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है, इसलिए उनको सूडोम्यूरिन कहा, इसको म्यूरिन कहा। फिर हमने बात कर ली किसकी, सेल एनवेलप यानी कि कोशिका आवरण की। कोशिका आवरण में तीन मुझे क्या मिले, आवरण मिले, यानी कि यह एक त्रिस्तरीय संरचना होती है। त्रिस्तरीय में सबसे पहली संरचना कौन सी, बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, फिर थोड़ा अंदर चले तो अंदर उसके क्या, कोशिका भित्ति, और फिर बात की है किसकी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के ये दो अंतर्वलन आपको याद रखने हैं, और कोशिका भित्ति तो अपन पहले पढ़ ही चुके हैं क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये वाला यहां तक का अपन ने जीवाणुओं के अंदर जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया। अब मैं बात करूंगा किसकी, अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया यार सॉरी अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की कोशिका संरचना। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरा, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, दूसरा, और दूसरे में किसकी, तो यूकैरियोट की। किसकी बात करने वाले हैं, यूकैरियोट्स की। यूकैरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति। यूकैरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति में क्या याद रखना है आपको, यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति, देखो अलग अलग जीव होते हैं भाई। यूकैरियोटिक में सबसे पहले अपन सिंपल वाले जीव की बात करेंगे यानी कि कवक की बात करेंगे। तो कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, इसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कवकों की, कवकों की कोशिका भित्ति। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होगी, तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन या अन्य पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। देखिए काइटिन ये क्या होते हैं, काइटिन आगे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज ये पढ़ेंगे अपन। तो होते क्या है, देखो बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर में अपन इन सभी चीजों को डिटेल से पढ़ते हैं। अभी के लिए तो याद रखो जटिल पॉलीसेकेराइड होते हैं, हेटेरो और होमो पॉलीसेकेराइड होते हैं, उसमें भी कुछ होमो पॉलीसेकेराइड होते हैं और कुछ हेटेरो पॉलीसेकेराइड होते हैं, यानी कि होते सारे के सारे क्या है, पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो इसमें आपको किसके बनी होती है, तो इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन किससे बनी होती है, काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं, काइटिन और पॉलीसेकेराइड यानी कि अन्य पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ना उनसे बनी होती है। काइटिन और किसकी बनी होगी, पॉलीसेकेराइड्स की बनी होगी। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे शैवालों की कोशिका भित्ति। दूसरा किसकी बात करेंगे, शैवालों की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट बात करेंगे तो किसकी, शैवालों की कोशिका भित्ति।
शैवालों की कोशिका भित्ति। अच्छा, शैवालों की कोशिका भित्ति में आपको क्या याद रखना है? शैवालों की कोशिका भित्ति सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं भाई, ये है ना। तो इसमें आपको याद रखना है इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स, मेन ये याद रखना है 3 नाम, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स। इसके अलावा सिलिकॉन ऑक्सीडेज, सिलिकॉन ऑक्सीडेज मेनली इनकी बनी होती है भाई। ये आपको मेन याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? सेल्यूलोज की बनी होती है, गैलेक्टन्स की बनी होती है, मेनन्स की बनी होती है, सिलिकॉन ऑक्सीडेज की बनी होती है। इसके अलावा मेनली कुछ मात्रा में कैल्शियम वगैरह वो भी पाए जाते हैं ना। तो ये हमारे पास में कवक की कोशिका भित्ति, शैवालों की कोशिका भित्ति। अब हम बात करेंगे किसकी? पादपों की कोशिका भित्ति। हाँ जी, सबसे जटिल संरचना जो होती है वो होती है पादपों की कोशिका भित्ति की। तो अब हम बात करेंगे मुख्य यूकेरियोट में किसकी? पादपों की कोशिका भित्ति की। तो अब तीसरी संरचना जो है वो किसकी है? पादपों की कोशिका भित्ति। तीसरी संरचना किसकी बात करेंगे? पादपों की कोशिका भित्ति की। पादपों की कोशिका भित्ति। हाँ जी, पादपों की कोशिका भित्ति में क्या याद रखना है? तो देखो, पादपों की कोशिका भित्ति में ना, पादपों की कोशिका भित्ति में 3 संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले मध्य पटलिका, मिडल लेमिला। उसके बाद में अंदर चलेंगे तो प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल, और सबसे अंदर मिलती है द्वितीयक। एक तृतीयक भी होती है भाई, है ना। प्राथमिक, द्वितीयक के अलावा एक तृतीयक भित्ति भी जो होती है, एक तृतीयक संरचना भी होती है। और वो तृतीयक संरचना कौन सी होती है? तो तृतीयक संरचना होती है केवल जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में। जिम्नोस्पर्म की जो ट्रैकिट्स होती है ना, केवल उसी में पाई जाएगी तृतीयक संरचना। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें हमें बात करनी है कि इसकी संरचना में, इसमें 3 संरचनाएं। चलो 3 को बात छोड़ रहे हैं एक बार, क्योंकि इसमें मेनली एक वो भी होगा ना, तृतीयक भित्ति भी पाई जाएगी। तो तृतीयक भित्ति पाई जाएगी, लेकिन वो केवल जिम्नोस्पर्म में पाई जाएगी भाई, बाकी प्लांट्स में नहीं पाई जाएगी। सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक पादपों में, यानी कि पादपों में सार्वत्रिक रूप से पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति है वो है प्राथमिक कोशिका भित्ति। ऐसा कोई पादप नहीं है जिसमें प्राथमिक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि वो यूनिवर्सल सेल वॉल है, सभी पादपों में पाई जाएगी। प्राइमरी सेल वॉल इज यूनिवर्सल, मतलब कि सार्वत्रिक होती है, सभी पादपों में पाई जाती है। तो क्या क्या याद रखना है? इसमें जो संरचनाएं मिलेगी वो होगी 3 कौन कौन सी? सबसे पहले मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। दूसरी कौन सी? दूसरी की मैं अगर बात करूं तो प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और तीसरी की अगर मैं बात करूं तो द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। ओके भाई, ये 3 इसके अंदर संरचनाएं पाई जाएगी। अब ये 3 संरचनाएं क्या होती है, कैसे होती है, एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो देखो ये होती क्या है, कैसी संरचनाएं हैं, आइए समझो। मैं एक पादप कोशिका ले रहा हूं, कोई एक पादप कोशिका ले रहे हैं, ये एक पादप कोशिका, ये दूसरी, चलो 2 3 ले लेते हैं, 3 पादप कोशिका ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 पादप कोशिकाएं मैंने लिए यहां पर। इन 3 पादप कोशिकाओं में बीच में, यानी कि ये पादप कोशिकाएं, तो पादप कोशिकाएं जुड़ी भी तो होगी ना कोई पदार्थ से। ये पादप कोशिकाएं जुड़ी भी होगी किसी न किसी पदार्थ से। कैसे? सुनो, ये रहा बीच में, यहां पर इनके बीच में ये वाली जो संरचना है ना भाई, ये इनके बीच में जो संरचना पूरे में पाई जाती है भाई। मैं केवल यहाँ बना रहा हूँ इतने में, ये पूरे में होती है, इसके अंदर सभी जगह फैली हुई होती है। तो इसके अंदर ये सभी जगह फैली हुई होगी। तो ये वाली जो संरचना है जो इसमें सभी जगह फैली हुई है, ये जो संरचना इसमें सभी जगह फैली हुई है, ये इनको जोड़ के रख रही है, नहीं रख रही है? ये इसको क्या करके रख रही है?
जोड़ के रखती है, यानी कि जैसे मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनाने में जो ईंटें होती है उसको कौन होल्ड करके रखता है, एक से दूसरे के साथ में जोड़ के रखता है, सीमेंट। तो ठीक ऐसे ही ये एक सीमेंट की परत का रूप में कार्य कर रही है। किसके रूप में कार्य कर रही है? एक सीमेंट परत के रूप में कार्य कर रही है। और एक सीमेंट परत के रूप में कार्य कर रही है, एक सीमेंट परत के रूप में कार्य करती है कौन सी? मध्य पटलिका। ये है कौन सी एक्चुअल में? मध्य पटलिका। तो ये हमारे पास में क्या है? मध्य पटलिका। ओके भाई, तो ये जो रेड कलर से मैंने बनाई है ये क्या है? ये है मध्य पटलिका। ये मध्य पटलिका है, किसके रूप में काम करेगी? ये एक सीमेंटिंग परत के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? सीमेंटिंग परत या सीमेंटिंग लेयर के रूप में कार्य करती है। और ये बनी किससे होती है? याद रखना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से ये बनी होती है। किस किस से बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, इससे ये बनी होती है। ये तो याद रखना अभी तक। तो बाकी पूरा डिटेल्स में बताएंगे, है ना, ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, वो सारा का सारा। अब बात करें ये जो ब्लैक कलर से बनाई हुई है, किससे बनाई हुई है? ये ब्लैक कलर से जो मैंने संरचना बनाई है ना, पतली होती है, इसकी तुलना में तो थोड़ी कम थिक है ना, थिन ही है, सॉरी, पतली है। तो ये जो मैंने बनाई है ये क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है ये क्या है? ये प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो याद रखना, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति बनी होती है हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और एक्सपेंसिव प्रोटीन की। एक्सपेंसिव प्रोटीन है कि इसके एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं भाई, है ना, विस्तारण करने में, इन सब में। अच्छा, ये सर आपने देखा होगा कई बार, मध्य पटली का क्या काम होता है? ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, फल वगैरह, फल जब कच्चे होते हैं, जब मैच्योर नहीं होते, जब पके हुए नहीं होते हैं, तो फल कैसे होते हैं? एकदम ऐसे हार्ड होते हैं ना, सॉफ्ट नहीं होते, कोमल नहीं होते। किसके कारण होते हैं वो? इस मध्य पटलिका के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? इस मध्य पटलिका के कारण। जब फल पकते हैं क्या होता है? जब फल पकते हैं तो ये मध्य पटलिका घुल जाती है। कैसे घुलती है सर? तो एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, वो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज जो एंजाइम होती है ना, वो इसको घोल देती है। ठीक है। और मध्य पटलिका ये क्या है? ये एक पतली परत होती है जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा एक्सपेंसिव प्रोटीन से बनी होती है। हाँ, ये सब में होगी भाई, बताया था मैंने आपको। ये क्या है? ये यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक भित्ति है। क्या है? सार्वत्रिक कोशिका भित्ति। कौन सी कोशिका भित्ति? सार्वत्रिक कोशिका भित्ति है, जो किस में? सभी में पाई जाएगी। सभी में, किस में? हर पादप के अंदर पाई जाएगी। अब सबसे अंदर की तरफ में बात करूं अगर, तो सबसे भीतर की तरफ जो संरचना पाई जाएगी वो कौन सी होगी? वो होगी सबसे इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ एक और संरचना पाई जाएगी, वो होगी द्वितीयक कोशिका भित्ति। वो क्या होगी? द्वितीयक कोशिका भित्ति। अब द्वितीयक कोशिका भित्ति है, ये रही द्वितीयक कोशिका भित्ति, तीनों में होगी भाई। ये वाली जो संरचना है वो क्या है? द्वितीयक कोशिका भित्ति। ये रही द्वितीयक कोशिका भित्ति। अब ये द्वितीयक कोशिका भित्ति क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें एक से दो चीजें बताऊंगा मैं आपको। ये द्वितीयक कोशिका भित्ति क्या है? द्वितीयक कोशिका भित्ति, देखो भाई, द्वितीयक कोशिका भित्ति कुछ कुछ पादपों में पाई जाएगी, कुछ कुछ में हो सकता है नहीं पाई जाती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है ये भी बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, एक नई चीज लिग्निन के स्थूलन पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? लिग्निन के स्थूलन पाए जाते हैं। हाँ, हेमीसेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज भी होता है, लेकिन नई चीज क्या है? लिग्निन के स्थूलन। और वो लिग्निन के स्थूलन इसमें कहीं कहीं पर अनुपस्थित भी होते हैं भाई। लिग्निन के स्थूलन क्या होंगे? कहीं कहीं पर अनुपस्थित भी होंगे। और लिग्निन के स्थूलन जहां जहां पर अनुपस्थित होंगे, मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहां पर लिग्निन के स्थूलन नहीं पाए जाएंगे, वो क्षेत्र क्या कहलाएंगे? वो क्षेत्र वहां पर गर्त क्या कहलाएंगे? गर्त यानी कि पिट्स का निर्माण करेंगे। और ये पिट्स काम क्या करते हैं? तो देखो, ये पिट्स एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का संयोजन करने में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं? ये जो मैंने बनाया है
जहां जहां पर लिग्निन के थिकनिंग्स नहीं पाए जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं पिट्स यानी कि गर्त। इसे क्या बोलते हैं, पिट्स या गर्त बोलते हैं। और ये पिट्स या गर्त काम क्या करते हैं, तो ये पिट्स या गर्त एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़े रखते हैं, मतलब कि संयोजन में का कार्य, मतलब कि एक तरीके से एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका में एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन एक्सचेंज होता किसके द्वारा है, तो एक्सचेंज होता है कुछ नलिकाओं के द्वारा। और वो नलिकाएं एक पादप कोशिका का दूसरी पादप कोशिका के साथ संयोजन प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। भाई क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हमने क्या देखा है वो सुनो। आज की क्लास में हमने बात की है सबसे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन, लास्ट क्लास के अंदर क्या बात की उसकी डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने पहले बात कर रखी है कोशिका की। कोशिका में सबसे बाहर क्या होता है, कोशिका भित्ति, अंदर कोशिका झिल्ली और मेन सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके अलावा इसके अंदर जो भी पदार्थ भरा है वो सारा का सारा क्या है, कोशिका द्रव्य। फिर हमने बात की थी कि एक कोशिका द्रव्य के अंदर अगर मैं कोशिका द्रव्य प्लस के अंदर दो कोणों को सम्मिलित कर दूं, एक कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को सम्मिलित रूप से, इन दोनों को कलेक्टिवली मैं क्या बोलूंगा, तो इन दोनों को कलेक्टिवली मैं क्या बोलूंगा, जीव द्रव्य बोलूंगा यानी कि प्रोटोप्लाज्म बोलूंगा। और यदि एक पादप कोशिका से मैं कोशिका भित्ति को हटा दूं तो प्लाज्मा झिल्ली और इसके अलावा जो बाकी का भाग है, बाकी का पार्ट है, वो बाकी का पार्ट क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बात करेंगे, अगली हमने क्या देखा था, अगली हमने इसकी कोशिका भित्ति की संरचना देखी थी। कोशिका भित्ति की संरचना में क्या देखा था, कोशिका भित्ति की संरचना में हमने आर की जीवाणु की बात की थी और जीवाणु की बात की थी। आर की जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, आर की जीवाणु की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, यानी कि स्यूडोम्यूरिन से बनी होती है। अच्छा, ये स्यूडोम्यूरिन को कहा बिकॉज इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड एब्सेंट है, सॉरी पेप्टिडोग्लाइकेन, क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट है, इसलिए स्यूडोम्यूरिन। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात कर रखी है हमने क्या, जीवाणु के अंदर जिसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन पाई जाती है, मतलब कि म्यूरिन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले पे, एक कोशिका के इनके अलावा भित्ति के अलावा इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका आवरण पाया जाता है। यह कोशिका आवरण ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय संरचना होती है। कितनी संरचना होती है, त्रिस्तरीय, जिसमें सबसे बाहर वाली क्या कहलाती है, सबसे बाहर की तरफ पाया जाने वाला एक आवरण होता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के भीतर की तरफ क्या पाया जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स के भीतर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और इस कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जिसके ऊपर इन फोल्ड्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कुछ फोल्डिंग्स मिलते हैं। और इन फोल्डिंग्स को इनके मॉडिफिकेशंस के बेस पर अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। मीजोसोम जिसके अंदर श्वसन से संबंधित सूचनाएं या फिर मैं कह सकता हूं तरीके से श्वसन संबंधी एंजाइम या फिर कह सकता हूं कि डीएनए प्रतिकृतिकरण का कार्य करने की क्षमता होती है, ये कार्य करते हैं। और दूसरा हमने बात की थी किसकी, फिर हमने बात की थी क्रोमेटोफोर जो कि वर्णक होते हैं, जिसके अंदर पर्पल बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या अन्य कार्यों के लिए वर्णक उसके अंदर पाए जाते हैं। अब एक बात की थी, ग्लाइकोकैलिक्स के भी दो प्रकार होते हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स एकदम दृढ़ता से बना हुआ है, संघनित पदार्थों से बना हुआ है तो कैप्सूल, और अगर ये स्लाइम लेयर किससे बना है, ढीले रूप से अरेंज है तो उसको अपन क्या कहा था, स्लाइम लेयर। फिर कोशिका झिल्ली के रूपांतरण की बात कर ली। कोशिका की यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति में कवक की काइटिन से बनी होती है, सेल्यूलोज की कैल्शियम कार्बोनेट, मेनन, सिलिकॉन ऑक्सीडेज, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिखा है मैंने भाई, ठीक है। और फिर बात करें पादप की कोशिका भित्ति में, तीन याद रखना है आपको, और इन तीनों के अलावा ये याद रखना है आपको, ये इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। कंटिन्यू करें,